इस तरह साउथ अफ्रीका में मैंने गाड़ियां होलसेल करके और बहुत बड़ा सेटअप हो गया और मेरे पास बेइंतहा पैसा जमा हो गया। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि मेरे बच्चे अमेरिका में हैं तो मैं उनको भी दुबई में सेट कर दूं ताकि वो एक इस्लामिक मुल्क में पहुंच जाएं। और मेरा एक जो छोटा भाई था जो मेरे साथ यहाँ काम करता था आसिफ, उसको, और एक मेरी बड़ी बहन थी जो दुबई जो सऊदी अरब में रहती थी, तो अमूमन मुझे कहा करती थी कि हम लोग सऊदी अरब से तंग आ गए, तो खुदा के लिए यार कहीं कोई, उनके मियाँ जो थे ना उनके मियाँ वो कहती थी कि इनके लिए कोई कारोबार बंदोबस्त कर दो। वो मेरे बहनों ही थे, तो कोई काम कोई जॉब कुछ भी कर दो तुम, तो तुम्हारा एहसान होगा। हम लोग आराम से पाकिस्तान में रहेंगे या दुबई वगैरह में रह लेंगे। और हम सऊदी अरब से बहुत थक गए क्योंकि 30-35 साल उन लोगों को वहाँ हो गए थे। तो जाहिर है बहन भाइयों से इंसान को मोहब्बत होती है। तो मैंने ये सोचा था कि चले मेरे बहनोई भी, और ये जो मेरा भाई आसिफ छोटी छोटी चोरियां करता था ना, तो जब मैं अपने जापान वाले भाई से ये बात करता था ना छोटे से कि यार वो सबसे छोटा जापान वाला भाई जो था वो 3rd नंबर पे था, तो वो मुझे कहता था कि यार खालिद भाई आप भी तो उनको क्या तनख्वाह ही देते हो ना। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, बहुत बड़ी तनख्वाह देता था। मैंने इनको गाड़ी दी हुई थी, पेट्रोल दिया हुआ था, घर दिया हुआ था, स्कूलों के 3-4 बच्चे थे उन सबका खर्चा मैं अलग देता था। मतलब तनख्वाह इतनी बड़ी देता था मैं कि इनका सब होता था। प्लस मैंने उसको एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के नाम पे बना के दिया हुआ था कि तू हफ्ते इतवार को घूमने जाता है ना तो खुला खा पी, कोई मसला नहीं है क्रेडिट कार्ड से। और कभी कभी स्टाफ के लड़कों के साथ बाहर जाता है तो मैंने कहा तू इससे बिल दे दिया कर। इससे बड़ी फैसिलिटीज मैं क्या दे सकता था। और अच्छा, फिर मैंने ये सोचा कि यार वो भाई भी मुझे बार बार यही बात बोलता है कि आप उनको पार्टनर बना लो या आप उनको यार कोई ऐसा कर लो। तो मैं उसको ये बताता था यार मैं चोर को पार्टनर कैसे बना सकता हूँ, ये तो चोरियां करता है। इसी की मेरी और जो जापान वाले भाई की बहस होती थी अमूमन, और मैं फ़ोन काट देता था। तो बहरहाल फिर मैंने सोचा चलो यार अल्लाह ने मुझे इतना दिया है तो मैं दुबई में कोई कारोबार खड़ा करके बहनोई को और इसको छोटे भाई को आसिफ को, इनकी फैमिलियों को दुबई में सेटल कर दूंगा और इनको एक चलता हुआ कारोबार दूंगा। और ये उनको कहूँगा भाई आप लुक आफ्टर करो, इसमें से 30-35%, 40% कुछ मुझे दिया करो, जो बाकी बचे वो आप बांट दिया करो। इस कारोबार के लिए मैं दुबई गया। पीछे मामू और ये जितने लोग थे सब काम चला रहे थे। मेरा स्टाफ 20 के करीब था, तो मेरा काम चल रहा था। उसी दौरान मैं वहीं से दुबई से जापान चला जाता था और गाड़ियाँ उठा लेता था। वहाँ मुझे दुबई में जो कारोबार अच्छा लगा ना, मुझे लगा सुपरमार्केट का। तो मैंने शारजा में शारजा के एक बड़ी रोड थी, मेन रोड, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी थी। उसका ग्राउंड फ्लोर खाली था, वो उन्होंने बैंक के लिए बनाया था। तो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे आप ये दे दें तो उन्होंने मुझे दे दिया। और वो पूरा फ्लोर था, एक पूरे मतलब बिल्डिंग का पूरा एक फर्स्ट फ्लोर था बहुत बड़ा। उसको वो फर्स्ट फ्लोर की छत भी बहुत ऊंची थी, तो मैंने उसके ऊपर 2nd फ्लोर बनाया। और फिर मैंने वहाँ पर हैप्पी फैमिली के नाम से जो है वो सुपरमार्केट खोल दी। उस सुपरमार्केट खोलने में भी मेरा साथ जो है वो एक जो था वो मेरा पुराना दोस्त था, वो मेरे साथ था। वो वहाँ बहुत क्राइसिस में था, क्राइसिस का हैंड टू माउथ था, और वो उल्टे सीधे कामों में बहरहाल बड़ा मशहूर था शुरू से ही। मैं उसको बड़ा अच्छी तरह जानता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चल यार इसका भी कोई ना कोई भला हो जाएगा, इसको भी कोई मैनेजर की जॉब या कोई दे दूंगा। पर उस वीज़ा करा के मैंने, तो उसका एक साला था, मैंने उसका भी वीज़ा करा दिया। और मैंने यहाँ पर मलबारी स्टाफ रखा, 4 फिलिपिनो कैशियर रखी। तो इस तरह के यहाँ पे 15-20 लोगों का यहाँ भी स्टाफ हो गया। और मेरी सुपरमार्केट जब इब्तिदा हुई तो पहले दिन की जो सेल थी वो 38,000 दरहम थी। तो सुबह 7 बजे खुलता था और रात 12 बजे बंद होता था। तो जितने मलबारी थे ना, मेरे पास 15-16 मलबारी लोग थे। आप यकीन करें वो इतनी मेहनत से काम करते थे कि मुझे शर्म आ जाती थी। सुबह 7 बजे वो आ जाते थे और सफाई करते थे, और उसके बाद वो सारा दिन चलाते थे, उसकी रीफिलिंग करते थे। और वहाँ पर उसी में एक मलबारी था हमीद, वो उन सब का इंचार्ज था। मकसद एक तरह से वो स्टोर इंचार्ज था। और उसके ऊपर मैंने इस दोस्त को बिठा दिया। इस दोस्त का मैं क्या नाम लूँ, अब मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि पूरी सी बात है। बस इसको आप नाम रख दें ठग। ये ठग था, इसने पूरी ज़िंदगी जो ना लोगों को ठगा है खाली।
तो मैंने इसको भी अपने साथ ही कर लिया। इसका कोई कारोबार वारोबार नहीं था, इसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, लोग इसके पीछे थे। सारा भर भरा के मैंने सब, चलो इसको साफ सुथरा करके नहला धुला के मैंने कहा चल भाई अब तू यहाँ लगा रहे। लो जी, वो काम सब स्टार्ट हो गया। तो इसमें लगा साल मुझे, लेकिन साल में ऐसा नहीं कि मैं साउथ अफ्रीका नहीं आया, मैं हर महीने साउथ अफ्रीका आता था, जापान भी जाता था हर महीने, तो और अमेरिका भी जाता था। तो मैंने क्या किया कि 1 साल के बाद मैं आया इधर के अपने इस भाई को, आसिफ को, इसकी फैमिली के साथ वहाँ भेज दूंगा। और जो मेरी बहन हुई थी उनको मैं ऑलरेडी बुला चुका था, उनको मैं वीज़ा करा चुका था। तो मैंने कहा था उनसे कि आप 6 महीने 8 महीने देख लें, साल भर देख लें, क्योंकि मेरे 6 महीने बाद वो आए थे। तो मैंने कहा देख लें, फिर आपकी बीवी बच्चों का वीज़ा भी करके हम बुला लेंगे यहाँ पे, यानी मुझसे मेरी बहन का और उनका। तो मैंने कहा चलो इस तरह ये बहन और ये भाई दोनों सेट हो जाएंगे। वीज़े वगैरह तो हो गए। अब मैं जब वापस साउथ अफ्रीका आया तो मैंने साउथ अफ्रीका में देखा कि मेरी ये 500 गाड़ी का स्टॉक था, वो बिक रहा था और गाड़ियाँ आ रही थी, बिक रहा था और गाड़ियाँ आ रही थी। लेकिन वो हिसाब किताब में बीच में मामू मुझे बताते रहते थे कि यार बहुत चोरियाँ हो रही हैं, बहुत चोरियाँ हो रही हैं, और मैं मामू को इग्नोर करता रहता था कि मामू सही है, ठीक है, करते हैं मामू करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो फिर भी बहुत हो रहा था मुझे। लेकिन अपना चोरी करे ना कोई तो बड़ी तकलीफ होती है। अब इस चोरों के अंदर मेरे जो सबसे छोटा भाई था वो भी शामिल हो गया, वो भी जब वहाँ आ गया था वो भी शामिल हो गया था। तो यानी पूरा टोला बन गया था, 2 भाई मेरे, एक वो आतिफ। जब उसे पता चला जब ये चोरी कर रहे हैं तो फिर मैं भी करूँ, तो उसको पता चला तो वो चोरी कर, मतलब सारे चोरी करने पे लग गए। तो मेरे मामू मुझे बताते थे भाई सब चोरी करते हैं यहाँ। और लड़कियाँ जिनको मैं मैसेज करता था वो मुझे बताती थी कि भाई ये 2500 की हमारे सामने बेचते हैं, हमारे काउंटर पर लगे 2200 देते हैं। तो इस तरह का हाल आलम था। खैर मैं वापस आया, मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, इस भाई को उठा के मैं उधर दुबई में डालूंगा। दुबई में मैंने $1 मिलियन लगा के वो कंपनी खड़ी की थी, $1 मिलियन। और रिन्यूअल पे फिर खर्चा होता है, सबको पता है जो दुबई में रहते हैं। शारजा में बहुत बड़ी सुपरमार्केट थी वो, हैप्पी फैमिली। खैर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा मेरी गाड़ियाँ हिसाब किताब के हिसाब से 200-250 गाड़ियों का फर्क आ रहा है मकसद। तो मैंने एक दफ़ा भाई को बोला, आसिफ को, कि यार वो बैठ के हिसाब कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से कारोबार शुरू हो जाता था, रात हो जाती थी। तो उसने कहा हाँ करते हैं। अगर 2-3 दिन निकल गए तो फिर एक दिन मैंने ज़रा सख्ती से कहा, मैंने कहा यार तुम क्या मुझे हिसाब किताब नहीं बता रहे हो? तो कहना क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? मैंने कहा यार एतबार की और कारोबार की बात अलग होती है, कारोबार में क्या है एतबार? आप हिसाब दो ना, जो आपको इंचार्ज बना के छोड़ के गया था मैं, तो जो आप बताते हो, जो आपने मुझे भेजा है और जो मामू बताते हैं बिल्कुल अलग है। इस बात पे थोड़ी सी मेरी बहस हो गई। 11-12 बजे का टाइम था, तो वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर चला गया, नाराज हो गया मकसद। तो मेरा भांजा भी यही था, जो उसकी बीवी का एक तरह से समझ लें कज़न था, और मेरा भांजा था वो, उसकी जाहिर है वो कुछ रिश्ते ऐसे हैं। बहरहाल वो चला गया। तो रात शाम में ऐसा हुआ कि मैं और वो दोनों, वो मेरे पास रुकता रहता था मेरे घर पे ज़्यादातर। तो मैं और वो जा रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि यार चलते हैं, आसिफ को देख लेते हैं यार, जो भी हुआ। उसको थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी। तो मैं जब उनके घर पहुंचा तो उनके घर पे ताला लगा हुआ था, इत्तेफाक से, क्योंकि वो घर मेरा था तो मेरे पास चाबी थी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो घर खाली था, कोई घर में नहीं था। सामान वो अपने ले जा चुके थे, सिर्फ घर का फर्नीचर वहाँ था। फिर जब हमने घर की तलाशी लेनी शुरू की तो बेड के नीचे से एक रसीद मिली जो $35,000 कैश कराए गए थे करीबी बैंक से। तो उसके पास $35,000 कहाँ से आए? फिर वहाँ से बहुत कुछ खुला और मुझे बड़ा दुख हुआ।